कविता मुंबई के इस 21वें अंक में मैं प्रशांत जैन आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम कविता पाठ और वक्तव्य का है। आज कविता के लिए दो मेहमान हमारे साथ हैं। असीमा भट्ट जी मुंबई से और आदरणीय सुभाष राय जी लखनऊ से हैं। वक्तव्य जो है कविता पाठ के बाद आदरणीय अनिल मिश्र जी देंगे, जो कि दिल्ली से। आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुभाष राय जी को कविता पाठ के लिए। बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। स्वागत। कविता मुंबई के प्रति बहुत आभार। मैं समय नहीं लेते हुए कविताओं का पाठ शुरू करता हूँ। पहली कविता है माँ। माँ जब बहुत खुश होती थी रो पड़ती थी, जब बहुत दुखी होती थी रो पड़ती थी, जब आशीष देना चाहती थी रो पड़ती थी, जब डांटना चाहती थी रो पड़ती थी। आंसू के अलावा प्रेम की कोई और भाषा नहीं होती। इसी कड़ी की दूसरी कविता है। जब मेरे पास कोई भाषा नहीं थी मैं माँ के पास था, जब मेरे पास भाषाएं आई मैं माँ से दूर था। जब मेरे पास कोई भाषा नहीं होगी माँ फिर मेरे पास होगी। दूसरी कविता है चिट्ठियां। मैं लिखता रहा लगातार चिट्ठियां तुम्हारे नाम, बस तुम्हारा पता नहीं था मेरे पास। अब चिट्ठियों से भर गया घर, मैं आ गया बाहर। तुम्हारा पता मिले तो मुझे वापस जाने का रास्ता मिले। तीसरी है समय। एक समय था चारों ओर घना अंधेरा था, भीतर कुछ जल उठा और सारे रास्ते नजर आने लगे। एक समय है चारों ओर घना अंधेरा है, बाहर सब कुछ जल रहा है पर कोई रास्ता नजर नहीं आता। चौथी है चींटियां। अकेली चींटी को कुचल देना बहुत आसान है, पर जब एक साथ निकल पड़ती हैं करोड़ों करोड़ चींटियां, जंगल का राजा भी खाली कर देता है रास्ता। पांचवी है आंखों की भाषा। जब भी किसी की जुबान बंद कर दी जाती है आंखें बोलना शुरू कर देती हैं। जुबानें अलग अलग हो सकती हैं सारी दुनिया में, पर एक होती है आंखों की भाषा। पर एक होती है आंखों की भाषा। सबसे सुंदर छठवीं कविता। सबसे सुंदर। प्रकृति रचती रहती है सुंदर, बहुत सुंदर। जो बहुत सुंदर है वह बहुत देर तक बहुत सुंदर नहीं रह सकता। प्रकृति रचना चाहती है उससे भी सुंदर, क्योंकि अभी रचा जाना बाकी है सबसे सुंदर। क्योंकि अभी रचा जाना बाकी है सबसे सुंदर। सातवीं है नदी। नदी न पुल को जानती है न नाव को, वह तैरने का मौका देती है तो डूबने की चुनौती भी पेश करती है। नदी किसी से रास्ता नहीं पूछती, रास्ता बना लेती है। वह पहाड़ की चिट्ठी समुद्र तक पहुंचाती है। नदी अंधेरे में भी साफ साफ देखती है। वह अपनी धार में उतरने वाली हर चीज को नदी में बदल देती है। वह अपनी धार में उतरने वाली हर चीज को नदी में बदल देती है। बुलडोजर। अगली कविता है बुलडोजर। जब सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं होते बुलडोजर निकल आते हैं। जब झुग्गियां शहरों में दाखिल हो जाती हैं बुलडोजर निकल आते हैं। जब लोग डरना बंद कर देते हैं बुलडोजर निकल आते हैं। यह पूछना अपराध है, यह पूछना अपराध है कि बुलडोजर क्यों निकले। बुलडोजर निकलते हैं तो कानून की किताबों पर भी दांत गड़ा देते हैं। बुलडोजर निकलते हैं तो कानून की किताबों पर भी दांत गड़ा देते हैं। अगली कविता है सीमाएं। सीमाएं लांघे बिना नहीं देखे जा सकते दुनिया के सुंदरतम सपने।
नहीं संभव हो सकता मृत्यु से संवाद। जब भी सीमाएं टूटती हैं, जन्म लेती हैं अनंत संभावनाएं। राम को चाहे जितना बुरा लगे, पर युगों युगों से लक्ष्मण रेखाएं तोड़ती चली आ रही हैं सीताएं। अ, राम को चाहे जितना बुरा लगे, पर युगों युगों से लक्ष्मण रेखाएं तोड़ती चली आ रही हैं सीताएं। अगली कविता है शिखर। सबको पता है कि शिखर पर पहुंचकर यात्रा खत्म हो जाती है। शिखर से फिसल कर मारे जाने के अंदेशे बहुत ज्यादा हैं। सबको पता है कि शिखरों पर अक्सर बर्फ जम जाती है, हवा बहुत कम हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर भी पता नहीं क्यों सब के सब जाना चाहते हैं शिखरों की ओर। फिर भी पता नहीं क्यों सब के सब जाना चाहते हैं शिखरों की ओर। बहुत अच्छी अगली कविता कविता है है, बहुत अच्छी। न्याय। बोल देंगे जब पूरी हो जाएगी। न्याय। हत्याएं हुई, लेकिन जिन पर आरोप लगे उनमें से किसी ने हथियार नहीं उठाया, सभी निर्दोष हैं। अपराध हुए, लेकिन जिन पर आरोप लगे उनमें से कोई मुजरिम नहीं निकला, सभी निर्दोष हैं। इतिहास ढहा, लेकिन जिन पर आरोप लगे उनमें से किसी ने कुछ गिराया नहीं, सभी निर्दोष हैं। जो संसद और विधानसभाओं में पहुंच गए रातों रात माननीय हो गए, और जो बाहर बच गए वे सभी निर्दोष हैं। वे सभी निर्दोष हैं। बहुत बहुत बहुत। अगली कविता एक बड़ी लयात्मक कविता है। ये तब लिखी गई थी जब चुनाव के दौरान ममता जी ने कहा था कि खेला हो गए। पुरानी है लेकिन मजेदार है। बिल्कुल, आ, स्वागत स्वागत। खेला, हाँ, खेला होबे, खेला होबे, खूबे मेला ठेला होबे, मानुष मगर अकेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। वाह। धूप में नाही पाके रे केस, हार के भैया जीते रे रेस, हम ही रे मुल्क हम ही रे देश, एक दंश पर खेला खत्म, साथी आमार कोबरा होबे, खेला होबे, खेला होबे। बढ़िया। निंदा विंदा प्रूफ रे भाई, लाज न आई बाप रे माई, भूख न जाई जेत न खाई, घरे घरे शंख बजाई, जय श्री राम मिल के कहबे, जीना है तो डर के रहबे, खेला होबे, खेला होबे। वाह। खेल में माहिर शकुनी अपन, झूठ के बचन झूठ के सपन, बाहर चमन बाहर चमन भीतर गबन, डंका बाजे डम 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 डम, एमन ओमन जनगन मन मन, जनगन जनमन, ना कुछ पावन ना ही अपावन, सात तिवारी चौके छब्बे, खेला होबे, खेला होबे। बढ़िया। असल परिवर्तन का मेला, असल परिवर्तन का मेला, जादूगर ने थैला खोला, आइलो गैलो ठेलम ठेला, चुप जो भेला अमार चेला, मुंह जो खोला जेलम गेला, सीना 55 56 90, खेला होबे, खेला होबे। बढ़िया बढ़िया। प्रश्नों का क्या करें। अगली कविता है आ, पहले हम जानवर थे, प्रश्न ने हमें मनुष्य बनाया। प्रश्न से ही हिंसा और बर्बरता को अस्वीकार करने का साहस पैदा हुआ। प्रश्न से ही वेद कतेब और बाइबल लिखे गए, और प्रश्न से ही वे सब अस्वीकार कर दिए गए। प्रश्न ने अन्याय पर चोट की, प्रश्न ने ही भयवश राजा का हुक्म मानने की प्रथा को चुनौती दी। प्रश्न से ही असहमत को सूली पर चढ़ाने की मनमानी पर लगाम लगी। लेकिन अब प्रश्नों पर संकट है, प्रश्न कैद किए जा रहे हैं, प्रश्नों को मार देने की तैयारी है। एक आदमी अपने मन की बात कर रहा है और कह रहा है इसी में सारे उत्तर हैं। प्रश्न करने वालों से ही प्रश्न किए जा रहे हैं कि उनके प्रश्नों के पीछे क्या साजिश है।
ज्यादा प्रश्न करने वालों पर दंगा कराने का इल्जाम लगाया जा रहा है। प्रश्न है कि अब प्रश्नों का क्या करें। प्रश्न नहीं किए तो मनुष्य नहीं रह जाएंगे, और प्रश्न किए तो मार दिए जाएंगे। प्रश्न किए तो मार दिए क्या बात, बहुत जाएंगे। हाँ, मैं रू दूंगी तो, अगली कविता है। मैं उस मिट्टी का बना हूं जो टूटती नहीं, जिसमें लोहा बजता है, जिसकी टक्कर से फूटती हैं चिंगारियां। मैं उस मिट्टी का बना हूं जो खिलती महकती है फूलों में, जिससे कोई भी मूर्ति बनाई जा सकती है, जिससे मरम्मत की जा सकती है इतिहास की। मैं उस मिट्टी का बना हूं जिसकी मिट्टी पलीत नहीं हो सकती, जो कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंदेगा। एक दिन आएगा जब तू मेरे हाथों रौंदा जाएगा। और की खत्म करें? हाँ, और है समय। सुनाएं कि खत्म करें? नहीं, बिल्कुल सुनाइए सुनाइए, अभी समय है सर, 4-5 मिनट, 4 मिनट। जी। जादूगरनी, अगली कविता है जादूगरनी। मैं एक जादूगरनी के साथ रहता हूँ। वह हर दिन कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाती रहती है। कभी घास फूस का एक बड़ा सा मकान, हरे पौधों, चिड़ियों और घोंसलों से भरा हुआ। कभी बच्चों के लिए दाल भात, जूते, यूनिफॉर्म। कभी खाली हथेलियां घिसती है और झर झर झरने लगती हैं सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं। कभी सवाल करती है, अगर तुम्हें दी जाए ताकत बदलने की तो कैसी दुनिया चाहोगे। मैं मुस्कुराता हूँ और वह समझ जाती है कि सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का एक ही जादू है, लड़ना। सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का एक ही जादू है। बहुत बढ़िया। मेरी बहुत हालिया कविता है। अभी हमारे नेताजी कुंभ स्नान करने गए थे तब की है। जी। चुप बैठो, अभी सरकार स्नान कर रही है। चुप बैठो, अभी सरकार पूजा कर रही है। चुप बैठो, अभी सरकार खाना खा रही है। चुप बैठो, सरकार मंदिर जा रही है, नारियल फोड़ रही है, भजन कर रही है। तुम्हारे कल्याण के लिए हर संभव कदम उठा रही है सरकार। तुम क्या कर रहे हो? लाठी खा सकते हो, जेल जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो चुप बैठो। कुछ नहीं कर सकते तो चुप बैठो। हाँ, मेरे ख्याल से काफी हो गई अनिल भाई। हैं? ये प्रशांत जी बताएंगे। प्रधान जी बताइए। एक और सुना देता हूँ और आ, खत्म करता हूँ। एक थोड़ी दूसरे रंग की कविता सुना देता हूँ। इंतजार शीर्षक है इसका। मैंने बादलों पर एक खत लिखा, शायद कोई बूंद जा गिरे उसकी हथेली पर। मैंने बादलों पर एक खत लिखा, शायद कोई बूंद जा गिरे उसकी हथेली पर। मैंने चांद के चेहरे पर एक खत लिखा। मैंने चांद के चेहरे पर एक खत लिखा, शायद वह पढ़ ले किसी उजली रात में। मैंने रेत पर एक खत लिखा, शायद वह फुर्सत में कभी समुद्र से मिलना चाहे। मैंने आंधियों की पीठ पर एक खत लिखा, शायद धूल का कोई उड़ता हुआ कण उसके पांव में जा गिरे। मैं बादल से, चांद से, रेत से और आंधियों से मिलता रहूंगा, पूछता रहूंगा, सदियों तक जवाब का इंतजार करूंगा। सदियों तक जवाब का इंतजार बहुत करूंगा। बहुत मेरे ख्याल से काफी हो गई हैं? जी। अ, जी। एक आध छोटी और वाली हो सुना। तो सुना दीजिए जी, और नहीं तो जैसा आप चाहें। अच्छा, मैं और एक और अब छोटी वाली तो नहीं दिख रही हैं, एक थोड़ी बड़ी ही है। जी बड़ी ही सुना देता हूँ। जी जी, स्वागत। ये कविता है ट्रेन में। हम्म। जब हम ट्रेन में होते हैं, हमें आभास तक नहीं होता कि पीछे भागते हुए पेड़ इस बार उतने हरे नहीं रह गए जितने पिछली यात्रा के दौरान थे। हर पल नए दृश्यों में विलीन होते गांवों में उदासी इस बार कुछ और बढ़ गई है। जब हम ट्रेन में होते हैं, हमें भनक नहीं लगती कि स्कूल जाती लड़कियां
जो पिछली बार दिखी थी हंसती खिलखिलाती हुई, उनमें से कितनी मारी गई जीवन पाने की चाह में, कितनी प्रेम का अर्थ समझते हुए पकड़ी गईं और अब बिना खिड़कियों वाली कोठरियों में बंद हैं। जब हम ट्रेन में होते हैं, हमारी चिंता में होता है हमारा बैग, हमारा बटुआ, हमारे गहने। कहीं पांव, कहीं हाथ और कहीं सिर से दबाए अपनी चिंताएं हम मोबाइल में कुछ दिल बहलाने वाली तस्वीरें देखते रहते हैं। लगता है इन्हीं तस्वीरों की तरह दुनिया में सब कुछ खूबसूरत है। जब हम ट्रेन में होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि अभी अभी जो शहर ट्रेन की स्पीड से गुजर गया, वहां दंगा कराने की साजिश बुनी जा रही है। अगले त्योहार पर कुछ और लोग मारे जाएंगे और हत्यारों की सत्ता एक बार फिर ज्यादा मजबूत और नृशंस होकर लौटेगी। जब हम ट्रेन में होते हैं, हम नहीं समझ पाते कि जब हम आखिरी स्टेशन पर उतरेंगे, बहुत कुछ बदल चुका होगा, बहुत खून बह चुका होगा। दरअसल हम सब ट्रेन में हैं, यह सफर एक मोड़ पर खत्म हो जाएगा। जब हम ट्रेन से उतरेंगे, कहीं और जाना होगा, तब समय नहीं होगा हमारे पास कुछ और सोचने के लिए। तब समय नहीं होगा हमारे पास कुछ और सोचने के लिए। बहुत हाँ। बढ़िया। बहुत अच्छा। हाँ। आपने तो कार में सफर कर रहे हैं आप और कविता ट्रेन में सुनाई आपने, और ये अच्छी बात रही कि नेटवर्क की दिक्कत नहीं आई, नहीं तो ट्रेवलिंग में अक्सर नेटवर्क नहीं बीच में नहीं, कट जी जाता है। जी 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 और सर जी ये एक जी। गड़बड़ ये हो गई, गड़बड़ भी नहीं कहेंगे। हाँ। आ, आपका परिचय देना था लेकिन आपने अचानक कविता पाठ अरे शुरू कर अरे, दिया। कोई जी बात कोई बात प्रशांत जी, नहीं, मेरा परिचय तो जी अभी परिचय भी मेरी दे सकते कविता हैं। है। जी, परिचय भी दे रहा मेरी हूँ। हाँ नहीं, अब कोई बात नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि ऐसी कोई गड़बड़ भी नहीं है। अब मैं परिचय हाँ आपका तो मऊ है ना, मऊ जिला है। जी जी, इंदौर के मऊ पास है। एक मऊ हाँ नाम की छोटी सी जगह है, लेकिन ये यूपी में हाँ जो जिला है वहाँ आपका जिला जन्म है। हुआ हाँ। 1957 में। जी और ये जो KMI कन्हैया लाल माणिक लाल इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स का कुछ है जी, वहाँ एक बड़ा शानदार इंस्टीट्यूट है, एक विशेष संस्था जो बनाई गई थी उस समय विद्वानों द्वारा। और विद्वान जी और लीडर्स भी ऐसे होते थे उस समय जिन्होंने महसूस किया इस चीज को, कि मुंशी जब राज्यपाल थे वहाँ, तो जी वहाँ जी जहाँ आपने पढ़ाई की और PhD आपने किया इस संस्था से, और आपातकाल के दौरान आप आंदोलन में भी शामिल रहे, जेल यात्रा आपने की, 4 दशकों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, और विभिन्न अखबारों में आपने संपादक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। फिलहाल जन संदेश टाइम्स जो है, और मेरा ख्याल है इसके बहुत से इशू आते हैं अलग अलग शहरों से, है ना सर, जी शायद दस जी। पंद्रह हाँ हाँ तो हाँ। जी, तो आप उसके संपादक हैं जन संदेश टाइम्स के। और देखिए कि कविताएं जिस तरह की आपने सुनाई, मुझे नहीं लगता कि अखबारों के संपादक इस तरह का लिखते होंगे। प्रतिरोध की कविता जो आपकी थी, ये मैं देख रहा था, ध्यान में आ रहा था। और 2 कविता संग्रह आपके हैं, सलीब पर सच और मूर्तियों के जंगल में। निबंध संग्रह है जाग मछंदर जाग, और संस्मरणात्मक और आलोचनात्मक लेखों का संग्रह अंधेरे के पार, ये भी प्रकाशित है। और एक कविता कहानी, एक किताब आपकी बहुत चर्चित है इन दिनों, जो दिगंबर जी जी विद्रोहिणी जी अक्क महादेवी नाम से जी प्रकाशित है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे जी। पास एक किताब है, मयंक जी से ले चुका हूं पढ़ने के लिए, तो अच्छा। पारायण शुरू करना है जी। आपको सम्मान बहुत से मिले हैं, नई धारा सम्मान, माटी रत्न सम्मान, और भी बहुत से सम्मान हैं। एक जिज्ञासा जागी कि जो आपने निबंध संग्रह है वो है जाग मचंदर जाग, यानी जी। मत्स्येंद्र नाथ, जो नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। और हाँ हाँ। ये जो किताब है अक्क महादेवी पर आपने लिखी, तो कुछ आध्यात्मिक रुझान आपका है शुरू से, एक प्राकृतिक रूप से, ऐसा कुछ? हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं करीब 10 वर्षों तक तंत्र और योग के महारथियों के साथ घूमा हूँ। अच्छा, बल्कि तंत्र में तो मेरा पूर्णाभिषेक हो गया था, और क्या मेरा बात। नाम सुभाषा। पूर्णाभिषेक जो दीक्षा की परंपरा होती है, जी उसमें जी। जो सबसे ऊंची दीक्षा होती है पूर्णाभिषेक की, हम्म। हाँ, वो हो गई थी और मेरा नाम सुभाषानंद नाथ हो गया था। और क्या बात। मेरा वस्त्र भी अनुभव। बदल गया। जी 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 जी।
लेकिन वो पूर्णाभिषेक के बाद जब गुरु ने मुझे बताया कि भाई पूर्णाभिषेक का मतलब है कि अब तुम गुरु हो गए हो और तुम हम्म मंत्र दे सकते हो, तो हम्म उस समय मैंने सोचा कि क्या सचमुच मैं गुरु हो गया हूँ? क्या ऐसा हम्म कोई परिवर्तन मेरे भीतर घटित हो गया है कि मैं गुरु हो गया हूँ और मंत्र दे सकता हूँ? तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो 3 वर्ष पहले जो सुभाष था वही अब भी हूँ, कोई हम्म, परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जी। बड़ा कठिन समय था और मोह भंग हुआ तंत्र से। हम्म, फिर जी जी। भागा मैं वहां से भागते हुए फिर दूसरे योग के गुरु की तलाश की। फिर हम्म उनके साथ में 3 वर्ष तक रहा। खैर वो बहुत सम्मानित और बहुत सामर्थ्य संपन्न वो व्यक्ति थे। वो कोई साधु नहीं थे और कोई सन्यासी भी नहीं थे अच्छा और कोई अच्छा। मठाधीश भी नहीं थे, जी बल्कि जी। तंत्र से अलग होने के बाद मैं 3 वर्ष तक ढूंढते ढूंढते मुझे वो आदमी मिले। वो किसान थे और अच्छा। गांव में खेती क्या करते बात। थे। हाँ, हम्म और उनके पत्नी बच्चे थे, परिवार था, लेकिन हम्म, गुमनामी में चुपचाप अपना काम कर रहे थे। साधना। उनके गुरु असम में कोई योगानंद नाम के सज्जन थे जो असम में हम्म उनके गुरु थे। वो बचपन में ही चले गए थे, 5-6 वर्ष वहां रहे थे। तो हम्म वहां मुझे जरूर कुछ इनलाइटनमेंट की स्थिति महसूस हुई। अब इस हम्म, पर तो मैंने लिखा भी है, इस पर बहुत लंबा निबंध भी लिखा हुआ है, वो छपा भी अच्छा, है एक पत्रिका में। आपकी जी आपकी जो एक कविता समय है, मुझे जी। लगता है कि उसमें जो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा रही है उसका हाँ एक हाँ, रिफ्लेक्शन जी भी है, जी जिसमें आप लिखते जी हैं कि जी। चारों ओर घना अंधेरा था, भीतर कुछ जल हाँ हाँ उठा। जी जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल वहीं पर सही उसी बात का है। कॉन्ट्रास्ट भी आप पेश करते हैं कि चारों हाँ ओर घना अंधेरा है, बाहर सब कुछ जल रहा है, पर कोई रास्ता हाँ, नजर नहीं आता। जी देखिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा रहा है, बिल्कुल। मेरी कई कविताओं पर वो ध्वनियाँ कई कविताओं में आती हैं। मेरे हम्म संग्रहों में जो कविताएं हैं उनमें हम्म, कई कविताओं में वो ध्वनियाँ आती हैं, योग बिल्कुल की, स्वाभाविक तंत्र की। स्वाभाविक। जी 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 वो जो जी। रहस्यानुभूति है वो पीछा नहीं और छोड़ती है, और वो बल्कि आते ये हैं। जो संयोग बना अक्क महादेवी पर काम करने का, जी। ये भी उसी रुचि हम्म। का है कि इतना हाँ आकर्षण वो। मेरा उनके प्रति जो जगा, वो उसी अपनी पिछली रुचि के कारण ही जगा। हाँ, तो नहीं, वो वो तो काम जब हो मैंने गया। ये किताब की खबर सुनी तभी मैं समझ गया था कि आप कुछ खास अनुभव रखते हैं। आपने अक्क महादेवी हाँ पर लिखने के लिए बहुत लंबी रिसर्च भी की है, ये भी मेरे पढ़ने में हाँ आया था। हाँ, और ये जी प्लान जी। करके नहीं कर सकता मनुष्य, स्वभाव से नहीं अगर नहीं, ऐसा तो प्लान कोई नहीं ऐसे था, विषयों पे लिख सकता है। प्लान नहीं था वो। जी। असल में हमारी श्रीमती जी की रुचि रहती है ज्योतिर्लिंग के दर्शन की। तो जी जी वो 7 अभी कर चुके हैं, 4 बाकी है, 5 बाकी जी। है। तो हम्म। हम लोग 2022 में श्रीशैल गए। अच्छा श्रीशैल अच्छा। गए और संयोग से उसी समय गगन गिल का एक लेख साखी पत्रिका में छपा था, जो हम्म। अब उनकी तेजस्विनी की भूमिका के रूप में उनकी किताब में है। तेजस्विनी हम्म। में उन्होंने महादेवी यक्ष की कुछ कविताओं का अनुवाद किया है। जी तो किया है वो 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 भी संयोग था कि उसी समय मुझे पढ़ने को मिली, वो उनकी भूमिका छपी थी उसमें पत्रिका में। जी जी तो जी। वहां जाने के बाद मैंने कहा कि चलो यार, श्रीशैल में आए हैं तो उनकी हम्म गुफा तक भी चलते हैं। तो हम्म उनकी गुफा तक हम लोग गए। वहां जाने का कोई सड़क का रास्ता नहीं है, हम्म। नदी ले जाती है, मैंने नाव से जाना पड़ता 18 किलोमीटर दूर जंगलों में। तो अच्छा अच्छा। हाँ, वहां से आने के बाद एक छोटी सी पोस्ट लिखी हमने फेसबुक पर, अपनी हम्म। फोटो वोटो, गुफा की फोटो वोटो डालते हुए। तो जी। एक अभिनव कदम पत्रिका है, उसके संपादक हैं जयप्रकाश धूमकेत। हम्म उन्होंने फोन किया कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है और तुम साल भर लगाओ, इस पर काम करो और फिर मैं पत्रिका का पूरा अंक छापूंगा। हाँ, हम्म। तो मैंने काम शुरू कर दिया। 2-3 महीने जी। बाद किसी ने सजेस्ट किया कि हम्म अशोक जी शायद पैसा भी दे सकते हैं, तो बात कर लो। तो अशोक हम्म जी से मैंने बात की और वो तैयार हो गए कि चलो। हम्म। मैं रजा फिर रजा फाउंडेशन ने फेलोशिप दे दी, तो वो काम ठीक से हो गया। 3-4 यात्राएं कर ली हमने, कर्नाटक की विभिन्न इलाकों की। मैंने अक्क महादेवी के गांव तक गया, फिर वो जहाँ रहती थी अनुभव मंडप, वहां तक गया। तो वो पैसे से संभव हो पाया सारा कुछ। आपके कुछ महादेवी जी भी यूनिवर्सिटी। शैव शैव परंपरा से संबंधित रहे होंगे।
हाँ हाँ, जी 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 क्योंकि जी। तंत्र में आपके आदि गुरु तंत्र के जो है शिव को माना जाता है। हाँ और ये सारी चीजें आपकी हाँ गतिविधियां और यात्राएं और लेखन जो है मूल रूप से हाँ तंत्र के आदि गुरु शिव से ही जुड़ा हुआ है, देखा जाए। हाँ, नहीं मुझे बहुत प्रिय है वो शिव। जी शिव की जो छवि है, जो जो एक कल्पना हमारे ऋषियों ने एक रूप की थी, उसमें जी शिव मुझे बहुत प्रिय है। मैं जी। एकदम जनवादी किस्म का एक देवता है हमारे पास की, जो छाल लपेटे हुए है और कोई चिंता नहीं है, न पानी की न भूख की। एक डमरू लिए हुए, संगीत भी है उसके भीतर है, और नृत्य भी है, वो नाचता भी है, नटवर है वो। जी तो शिव बिल्कुल। मुझे बहुत प्रिय। बाकी आजकल देवता। पॉडकास्ट के अच्छा। जमाने में शिव की उस तरह की जनवादी व्याख्या हो भी रही है, बहुत लोग उस तरह हाँ से देख रहे हैं। हाँ। जी अच्छा, बहुत भोला भी है, जैसे जी विष्णु वगैरह बहुत कृष्ण है, बहुत छली और बहुत कपट भरा हुआ है जैसे इन जी देवताओं में। जी वो जी शिव पे नहीं है बेचारे, जो जो थोड़ी नाम ले लेता है उसी खुश हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, वरदान दे देते हैं, और फिर संकट में भी फंस जाते हैं। भाई कुछ लोग भस्मासुर को जी वरदान दे दिया, आप खुद ही संकट में फंस गए, भागना कुछ पड़ा। लोग नेटिव जो इंडियंस हैं पुराने जमाने के, जी, उससे जोड़ के देखते हैं, आर्यों से अलग भी करने लगे हैं शिव को। बहुत सारी हाँ अलग अलग तरह की चर्चाएं आजकल हो रही हैं। तो ये बहुत हाँ हाँ। रोचक रहा, और ये मैं उसमें आपका। उसमें उसमें एक कविता है जो छाया कविताओं में, जी उसमें मैंने उनको पहला द्राविड़ कहा है। एक कविता हाँ, मैं वही छाया। कहने वाला था, आर्यों से अलग मतलब वो द्रविड़ से जोड़ रहे हैं लोग। जी, हाँ, तो ये सब, और ये अच्छा रहा है कि आपने अच्छी तरह से, हाँ, अनिल अनिल जी कुछ कह रहे हैं। जी। नहीं, 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 मैं कुछ कह नहीं रहा अच्छा जी जी। हाँ आप तो आपने बहुत अच्छी तरह से अनफोल्ड किया। एक्चुअली प्रश्न तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में उठा था कि जाग मच्छंदर जाग और अक्क महादेवी, ये जो दो कॉम्बिनेशन किताबों का है, इन विषयों को आपकी, और आपने ये जाग पूरी मछिंदर यात्रा। जाग में, जी जाग मछिंदर जाग में मेरे जब जन संदेश टाइम शुरू हुआ था, तो हम्म उस इतवार का अंक साहित्य का होता था, जो हम्म 4 पेज का साहित्य होता था, तो एक ही हम्म, पेज होता है। जी तो उसमें एक संपादकीय, मैं हफ्ते में एक संपादकीय लिखता था। जी जी। वो राजनीतिक विषयों पर नहीं होता था, हम्म वो हम्म सांस्कृतिक या साहित्यिक विषयों पर होता था। तो हम्म, उन्हीं संपादकीयों का संकलन है वो। जी जी जी। हाँ, वो किताब बिल्कुल पूरी। बिल्कुल। और हाँ उसका जो ऐतिहासिक संदर्भ जो है वो भी बड़ा रोचक है, उसकी चर्चा यहाँ हम नहीं करेंगे। जाग मच्छंदर जी, गोरख आया। तो हाँ, आज, अरे आज जागने की जरूरत है, पूरी जनता को हाँ, जागने की जरूरत है। जी तो जी ये जी। अच्छा रहा, आपने अपनी साधना यात्रा के बारे में बताया। एक्चुअली कल्पना नहीं थी मुझे कि अरे, आप 10 साल उस दौर से गुजर चुके हैं, और मेरी हाँ, रुचि है, उस तरह की रुचि है, इसलिए मुझे अच्छा लगा, अच्छा शायद सुनने अच्छा वालों को अच्छा। भी अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं मैं और तो बड़ा समय मैंने बर्बाद किया, और उसमें मेरी प्रशांत जी पढ़ाई लिखाई भी है। प्रशांत जी, अब शायद इसको इस तरह से भी देखने की जरूरत है कि जाग मच्छंदर जी। गोरख बुलडोजर लेके आया है। अरे बाप शानदार शानदार। बिल्कुल 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 समीचीन बात है, और ये समय के हिसाब से प्रासंगिक बात आपने कही है। हाँ, उस समय तो हम्म, गोरख ने जगाया मच्छंदर को, लेकिन हम्म, अभी मच्छंदर को जरूरत है आके गोरख को, गोरख वालों को जगाए। और कोई जी। रास्ता नहीं है। तो बहुत शुक्रिया बहुत बहुत। आदरणीय सुभाष राय जी। अलग तरह की कविताएं आपकी रही, और थोड़ा विश्लेषण तो अनिल जी ने किया ही है, लेकिन थोड़ा विस्तार से अनिल जी की प्रतिक्रिया हम बाद में देखेंगे। लेकिन इसके पहले असीमा जी जो नहीं आ पाई, उनकी एक कविता मैं सुना देता हूँ, और अगर संभव है तो राय साहब भी रहें, और जब मैं सुन उनको लगे लूंगा। तब वो यहाँ विदा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बाहर हैं। तो असीमा भट्ट मुंबई से, जो कि नहीं जुड़ पाई हैं किसी वजह से। जन्म उनका नवादा में हुआ, एमए मनोविज्ञान में उन्होंने किया है, और एनएसडी से भी उन्होंने एक्टिंग का डिग्री कोर्स किया है, और मूल रूप से अभिनेत्री हैं, और कवियत्री तो हैं ही, कहानियां भी लिखती हैं, और पत्रकारिता भी कर चुकी हैं पटना में, आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी काम कर चुकी हैं पटना में, और पुरस्कार भी उनको बहुत से मिले। तो उनकी एक कविता मैं सुनाऊं, दीदारगंज की यक्षिणी। दीदारगंज मेरा ख्याल है कोई पटना जगह होगी, पट, पटना बिहार में में। होगी। जी। जी।
इस कविता की बड़ी चर्चा हुई थी उस समय जब उन्होंने इसको पोस्ट किया था। अच्छा, ये कविता मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझे पढ़ना होगा। तो जनरली 2-3 बार लोग रिहर्सल कर लेते हैं तो अच्छे से होता, लेकिन अभी ठीक है, पहली बार में जैसा होगा वैसा। दीदारगंज की यक्षिणी की तरह तुम्हारा वक्ष, दीदारगंज की यक्षिणी की तरह तुम्हारा वक्ष उन्नत और सुंदर, मेरे लिए वह स्थान जहां सर रखकर सुस्ताने भर से मिलती है जीवन संग्राम के लिए नई ऊर्जा, हर समस्या का समाधान। तुम्हारे वक्ष पर जब जब सर रखकर सोया, ऐसा महसूस हुआ लेटा हो मासूम बच्चा जैसे माँ की गोद में। तुम ऐसे ही तान देती हो अपने श्वेत आंचल सी पतवार, जैसे कि मुझे बचा लोगी जीवन के हर समुद्री तूफान से। तुम्हारे आंचल की पतवार के सहारे फिर से झेल लूंगा हर ज्वार भाटा, अनगिन रातें जब जब थका हूं, हारा हूं, पराजित और असहाय महसूस किया है, तुम्हारे ही वक्ष से लगकर रोना चाहा जार जार, हालांकि तुमने रोने नहीं दिया कभी। पता नहीं हर बार कैसे भांप लेती हो मेरी चिंता और सोख लेती हो मेरे आंसू का एक एक बूंद अपने होठों से। तुम्हारे वक्ष से ऐसे खेलता हूं जैसे खेलता है बच्चा अपने सबसे प्यारे खिलौने से। तुम्हारा उन्नत वक्ष, उत्थान और विजय का ऐसा समागम, जैसे फहरा रहा हो विजय ध्वज कोई पर्वतारोही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर। जब भी लौटा हूं उदास या फिर कुछ खोकर, जब भी लौटा हूं उदास या फिर कुछ खोकर, तुमने वक्ष से लगाकर कहा कोई बात नहीं, आओ मेरे बच्चे मैं हूं ना। एक पल में तुम कैसे बन जाती हो प्रेमिका से मां, कभी कभी तो बहन सरीखी भी, एक साथ की पली बढ़ी हमजोली सहेली। ओह माय लव, यू आर द मोस्ट लवेबल लेडी ऑन दिस अर्थ। सचमुच तुम्हारा नाम महान प्रेमिकाओं की सूची में सबसे पहले लिखा जाना चाहिए। खुद को तुम्हारे पास कितना छोटा पाता हूं जब जब तुम्हारे पास आता हूं, कहां दे पाता हूं बदले में तुम्हें कुछ भी। कितना कितना कुछ पाया है तुमसे कि अब तो तुमसे जन्म लेना चाहता हूं। तुम्हें तुमसे सृष्टि की समस्त यात्रा करके निकलूं, तभी तुम्हारा कर्ज चुका सकता हूं मेरी प्रेमिका। तो ये कविता का पहला अंश था। अब मैं कविता का दूसरा भाग पढ़ता हूं। आईने में कब से खुद को निहारती शून्य में खड़ी हूं, दीदारगंज की यक्षिणी सी मूर्तिवत। तुम्हारे शब्द गूंज रहे हैं मेरे कानों में प्रेम संगीत की तरह। कहाँ गए वो सारे शब्द मेरे एक फोन ने कि डॉक्टर कहता है मुझे वक्ष कैंसर है, हो सकता है वक्ष काटना पड़े। तुम्हारी तरफ से कोई आवाज न सुनकर लगा जैसे फोन के तार कट गए हों। स्तब्ध खड़ी हूं कि आज तुम अपने वक्ष से लगाकर कहोगे कुछ नहीं होगा तुम्हें। चीखती हुई सी पूछती हूँ तुम सुन रहे हो ना, तुम हो ना वहां, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है तुम तक? हाँ ना, कुछ तो बोलो। लंबी चुप्पी के बाद बोले, हाँ ठीक है, तुम इलाज कराओ, समय मिला तो आऊंगा। तीसरा अंश कविता का। समय मिला तो समझ गई थी सब कुछ, अब कुछ भी जो नहीं बचा था मेरे पास। तुम अब कैसे कह सकोगे सौंदर्य की देवी, प्रेम की देवी। सब कुछ तभी तक था जब तक मैं सुंदर थी, मेरे वक्ष थे। एक पल में लगा जैसे खुदाई में मेरा विध्वंस हो गया है, खंड खंड होकर बिखर चुकी हूँ। दीदारगंज की यक्षिणी की तरह छत विक्षत खड़ी हूँ, अंग भंग खंडित प्रतिमा जिसकी पूजा नहीं होती। सौंदर्य की देवी अब अपना वजूद खो चुकी है। चौथा अंश कविता का। लेकिन मैं अपना वजूद कभी नहीं खो सकती। मैं सिर्फ प्रेमिका नहीं, सृष्टि हूं, आदि शक्ति हूं। और जब तक शिव भी शक्ति में समाहित नहीं होते, शिव नहीं होते, मैं वैसे ही सदा सदा रहूंगी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बनकर खड़ी, शिव सत्य और सुंदर की तरह। और कविता यहाँ समाप्त होती है। और एक नोट असीमा जी ने नीचे लिखा है
कि दीदारगंज की यक्षिणी को सौंदर्य की देवी कहा जाता है, और ये कविता उन्होंने कैंसर सर्वाइविंग जो विमेन हैं उनको समर्पित की है। झकझोर देने वाली कविता है यह। पुरुष का प्रेम अक्सर देह तक सीमित रहता है। बहुत सशक्त ढंग से कवियत्री ने इस बात को रखा है। प्रेमिका में बहन और मां को देखने वाला प्रेमी किस तरह से वक्ष कैंसर का समाचार मिलने पर एक नए ही रूप में सामने आता है। व्यथित और विचलित होना तो दूर, एक तरह से फोन पर ही संबंध विच्छेद कर लेता है। एक और चीज है जिसे ये कविता हाईलाइट करती है, भाषा और संवेदना। इन दोनों चीजों में कितना गैप हो सकता है ये भी हमें इस कविता में दिखाई देता है। बहुत सुंदर ललित भाषा में अपनी प्रेमिका का स्तुति गान करने वाला प्रेमी कितना संवेदना शून्य हो सकता है, बखूबी इस कविता में चित्रित किया गया है। एक और बात कहना चाहूंगा कि यह कविता हम कवियों, लेखकों, बुद्धिजीवियों को भी सावधान करती है, सोचने को मजबूर करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम समृद्ध भाषा के धनी हैं लेकिन संवेदना के स्तर पर कहीं कम तो नहीं। अद्भुत कविता है यह। संयोग की बात है कि दीदारगंज की जो यक्षिणी है उसकी मूर्ति में उसका बायां हाथ टूट गया है। जी जी। और एक हाथ में वो चंवर लिए हुए है। अच्छा अच्छा जी। तो ये भी एक तरह से सिंबॉलिक है। बिल्कुल, और सही सिंबल उन्होंने चुना है इसके लिए जी। तो ये मेरा ख्याल है कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है पटना में। हाँ, एक वो पटना का जो संग्रहालय है जी जी, उसी में अच्छा है। हाँ अच्छा अच्छा, पटना के संग्रहालय। जी। तो ठीक है, ये जो दो कवि जिनकी रचनाएं हमने सुनी, सुभाष राय जी और असीमा भट्ट जी, अब मैं आदरणीय अनिल मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं उनके वक्तव्य के लिए। पहले थोड़ा परिचय दे दूं। सुल्तानपुर में आपका जन्म हुआ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आप यूजीसी के रिसर्च फेलो भी रहे और मेरिट में लगातार आप रहते आए, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी आपको मिली। सम्मान आपको बहुत से मिले हैं। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अखिल भारतीय जीवन गौरव पुरस्कार, पंकज सिंह सम्मान, ग्लोबल सिटीजन अवार्ड, और इसके अलावा भी बहुत से अवार्ड हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट है मेरे पास। आपकी बहुत सारी प्रकाशित पुस्तकें हैं, कविता संग्रह आपके हैं, हम अलग के स्वर, खिली रहना धूप, आकाश पंख नहीं देता, और भूखे पेट की रात लंबी होगी, लेबर चौराहा, ये भी आपका एक कविता संग्रह है। तो इस तरह से 4 कविता संग्रह आपके हैं। और आलोचना और विमर्श की भी एक पुस्तक है, भूमि, भाषा और भंगिमा। आपकी रचनाओं का बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ग्रीक भाषा में भी हुआ है, और ग्रीक पत्रिका एनेकन में आपकी कविताएं छपी भी हैं, अनुदित कविताएं। और लीलाधर मंडलोई जी ने एक फिल्म बनाई थी मुक्तिबोध जी के ऊपर, तो उसमें मुक्तिबोध की भूमिका भी आप कर चुके हैं। और दूरदर्शन, आकाशवाणी और पत्रिकाओं में छपना, ये सब तो खैर सामान्य बात है। एक खास बात तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एक उजास नाम से एक भारतीय कविता और समकालीन विमर्श केंद्रित आप कार्यक्रम आयोजित करते हैं भारत स्तर पर। 2015 में प्रयागराज में आपने किया था और मुंबई में 2023 में आपने किया था। तो अभी उजास की कोई प्लानिंग है सर? जी, इसी साल क्या लखनऊ बात, में। अरे वाह क्या बात है, आपने कभी कहा भी था कि लखनऊ में करने की जी प्लानिंग है। जी। जी जी, बहुत बढ़िया। और संयोग देखिए कि सुभाष राय जी भी दार्शनिक प्रवृत्ति वाले रहे और आपकी पढ़ाई भी दर्शन में रही। आपने पहले से प्लान करके दर्शन लिया या रुचि थी उसमें? नहीं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन दिनों दर्शन शास्त्र छाया हुआ था। अच्छा अच्छा, क्या बात और जितने भी
अच्छे विद्यार्थी समझे जाते थे, वो दर्शन जी। शास्त्र ले लेते थे। अच्छा, अच्छा। और ये भी उन दिनों के संजोग की बात है जी, कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप यूजीसी की जो जी। होती, हुँ। उसमें अगर भारत में जैसे 40 सीटें होती थी, तो हुँ। 20 करीब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आते थे। अरे वाह! आधे क्या बात आधे या उससे ज़्यादा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आते थे। जी, जी। और वो डॉक्टर संगम लाल पांडे जो हुँ, बहुत हुँ। बड़े दार्शनिक रहे हैं, अच्छा, उन अच्छा। समय की बात है। तो हम सभी लोग जो है उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ करते थे। जी, जी। इसलिए भी दर्शन शास्त्र हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो अ, ये हाँ, एक बार मैं याद आ रहा है मुझे, एक बार किसी कार्यक्रम में पटना के यूनिवर्सिटी के एक दर्शन शास्त्र के प्रोफ़ेसर से मेरी बात हुई थी और रुचि होने की वजह से दर्शन मैंने पढ़े हैं जी, और कंसाइज़ तौर पे पढ़ने के लिए एक बार जब मैं बीएचयू में था यूनिवर्सिटी में मैं रुका हुआ था किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, तो लंका में घूमता रहता था शाम को। जी, तो एक दुकान किताबों की दुकान में गया और मैंने कहा भाई एमए फिलॉसफी वालों की किताबें दिखाइए ज़रा। जी। तो वो मैंने वो पंडित चक्रधर शर्मा ऐसा कुछ नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है। चक्रधर शर्मा, ठीक कह रहे हैं। जी, जी, तो उसमें षट दर्शन और जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन ये सारी चीज़ें थी और एक जी, वेस्टर्न फिलॉसफी की भी बुक ले ली मैंने। जी, तो इस तरह से एक कंसोलिडेटेड तौर पर मैंने जो है वो दर्शन की किताबें पढ़ी। मैंने देखा बड़ा कठिन होता है, आधी तो संस्कृत की टर्मिनोलॉजी होती है जी, और चूँकि मेरा भाषा का ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने तो समझा और आनंद भी लिया। लेकिन वो प्रोफ़ेसर साहब से मैंने कहा कि दर्शन लोग पढ़ते कैसे हैं? मतलब स्टूडेंट लोग को समझ में कैसे आता है? इतना गहन विषय है। हुँ, तो प्रोफ़ेसर साहब ने बड़ा रोचक जवाब दिया, बोले स्टूडेंट्स का तो छोड़िए, पढ़ाने वाले कॉम्पिटेंट टीचर भी बहुत कम होते हैं दर्शन। सही कह रहे हैं, सही कह बहुत रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड मैटर है बेसिकली। बहुत तो स्वागत है अनिल मिश्रा सर आपका। अपना वक्तव्य शुरू करें प्लीज़। धन्यवाद जैन साहब। लगता है कि हम लोग 2 ही हैं आज के इस कार्यक्रम में, सुभाष राय फिलहाल जी जी, के जाने जी, के जी, बाद। जी, लेकिन जी। कोई बात नहीं है, हुँ, ये वीडियो सभी लोगों के पास जाएगा, तो हम ये मान बिल्कुल, सकते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा समुदाय है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और लेकिन हम सार्थक चर्चा करना चाहते हैं कविता को जी, जी। लेकर के। हुँ, तो आज की जो कविताएँ पढ़ी गईं, सुभाष राय जी ने जो कविताएँ पढ़ी या सीमा भट्ट जी की कविता जो आपने पढ़ी, उन पर चर्चा करने के पहले मैं समझता हूँ कि अ, मैं कविता के जो इस समय का स्वरूप है, उसके बारे में भी कुछ अपनी बातें कहूँ। मैं कोई उस तरह का आलोचक नहीं हूँ, जो जी, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उसकी स्टडी करके और उस तरह से आलोचना करता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ कि मैं आलोचना में मेरी पैठ नहीं बल्कि घुसपैठ है। हुँ, तो उस दृष्टि से भी मैं कविता को देखने और समझने की कोशिश करता हूँ। और स्वयं कवि होने के नाते भी जो कविता से अपेक्षा है या मैं दूसरों से जो सुनता हूँ, उस सभी हमारे विचारों को रूप देते हैं। आज की जो कविता है उसके बारे में आलोचना की जाती है कि उसकी पहुँच आम आदमी तक नहीं है या अ, उसे जब हम कंपेयर करते हैं, जब तुलना करते हैं तो आज के 50 साल, 60 साल पहले की कविता के सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं कि देखो उस समय की जो कविताएँ थीं, वो लोगों की जुबान पर हुआ करती थीं। जी, लेकिन आज बिल्कुल। की कविता ऐसी है जो किसी को भी नहीं पता होती, स्वयं जो कवि होता है उसको भी अपनी कविता के बारे में अगर उसको कहा जाए कि 10 लाइन सुना दो, तो वो नहीं सुना सकता है। हमें याद इस नहीं तरह की रहती। बातें हैं, इस तरह की बातें हैं, हुँ, आलोचनाएँ हैं और अ, इन सभी अ, मुद्दों से आज की कविता के ऊपर जो उठने वाले सवाल हैं, वो हमें उद्वेलित करते हैं और चर्चा करने के लिए मजबूर करते हैं कि हम
इस बात का अनुशीलन करें कि आज की जो कविता की स्थिति है, उसका स्वरूप है, वो है क्या? तो सबसे पहले तो मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ कि कविता से जो लोग निराश होते हैं, दरअसल वो निराश होने की बात, वो शायद उसके रूप को लेकर के या उसकी संप्रेषणीयता को लेकर के चिंतित होते हैं, क्योंकि कविता अब उस तरह से लोगों को याद नहीं होती। उसका शायद एक कारण ये भी है कि जो छंदयुक्त कविताएं लिखी जाती थीं, वो जल्दी याद हो जाती थी। हम्म। लेकिन अब जब से मुक्त छंद की कविताएं लिखी जा रही हैं, वो याद नहीं होती हैं। लेकिन कविता का मूल उद्देश्य क्या है? कविता का मूल उद्देश्य निश्चित रूप से जगाना है। और यहीं पर कविता जो दूसरे आर्ट फॉर्म्स हैं, उनसे अलग होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कविता ही वो ऐसा आर्ट फॉर्म है जो दूसरे जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, उससे ज़्यादा लोकप्रिय हुई और उस सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचती जी भी है। जी। तो कविता को लेकर के जो लोगों की चिंता है, वो वाजिब हो जाती है और शायद वो इसलिए भी क्योंकि कविता का जो स्वरूप है, वो तो मिला-जुला ही हमारे सामने आता है, जिसमें हर तरह की कविताएँ लिखी जा रही हैं। जैसे साधारण कविताएँ हैं, अखबारू कविताएँ हैं, केवल हम्म। गद्य जैसी लिखी जा रही कविताएँ हैं या ऐसी भी कविताएँ हैं जो केवल शिल्प का माध्यम ले करके कविता का रूप दे दिया जाता है। तो जब उनके बीच में हमें एक ऐसी कविता जिसको जेन्युइन कविता कह सकते हैं, उसको तलाशना हो तो ये जी। काम कठिन हो जाता है। पहले शायद इसलिए इस तरह की कविताएँ छिप जाती थी क्योंकि उनमें लय हुआ करती थी, तो लय के साथ वो गा ली जाती थी, परंतु उसमें कितनी गहराई है और उन कविताओं की गूँज और अनगूँज कितनी होती थी, इस पर उतना शायद ध्यान नहीं जाता था। हम्म। दूसरी बात, कविता को लेकर के जो कही जाती है कि कविता में 3 तत्व होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा जो उसका अर्थ हम ग्रहण करते हैं, पहली बार में सुन करके या पढ़ करके, और व्यंजना उसका वो गुण है जो पढ़ने के बाद अंदर उसकी गूंज उठती है, कुछ अंदर से होने लगता है, जी। तरंगे उठती हैं और तरंगे दूसरे तरंगों को जन्म देने लगती हैं। और लक्षणा वो है जो हम कह सकते हैं कि लाक्षणिकता उसमें होती है। बात को बहुत ज्यादा विस्तार में न कह करके हम अ, किन्हीं प्रतीकों का, किन्हीं बिंबों का सहारा लेते हैं और उन लाक्षणिक तत्वों के माध्यम से हम अपनी बात को कहना चाहते हैं। तो जब हम बात कविता के इन तीनों तत्वों की करते हैं, तो हमें ये मिलता है कि आज की जो कविता है, जिसको हम फिर से जेन्युइन कविता की बात कर रहे हैं, ये तीनों तत्व पूरी तरह से मिलते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिधा के साथ अब व्यंजना और लक्षणा, ये जो दोनों तत्व हैं, ये अधिक आज की कविता में आए हैं। जब छंद की कविताएं लिखी जाती थीं या केवल मात्रा की कविताएं, मात्राओं को ध्यान में रखते हुए जो कविताएं लिखी जाती थीं, उसमें कवि कहीं न कहीं से बंध जाता था कि उन्हें उसे जिन शब्दों का प्रयोग करना है, वो एक लिमिटेशन आ जाता था कि उसी शब्द का प्रयोग कर सकता है, उसके अलावा किसी दूसरे शब्द
के प्रयोग करने का स्पेस या छूट नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज की जो कविता है उसमें इस तरह की स्थिति नहीं है और आज जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहें उसकी आजादी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कविता को आप उसकी लय से अलग कर देंगे। ये उसकी जो लय है, जो अंतर्लय भी कह सकते हैं हम, ये वो लय केवल नहीं है जो ध्वनि की होती, बल्कि विचारों की भी होती है, संवेदना की भी लय होती है, राइट। महसूस करने की भी लय होती है। और जब ये लय मन में उतरती है तो अंदर के तार झंकृत हो जाते हैं। जब बिल्कुल। कविता में ये तत्व रहता है तो भले ही वो कविता याद ना हो, लेकिन जो ये झंकार है वो मन में रहती है और लंबे समय तक रह जाती है। उसके विपरीत केवल ऐसी कविता जिसको कि प्रथम दृष्टया चाहे शब्दों के चमत्कार से या केवल व्यंग से या केवल हास्य से हम तुरंत अपने श्रोता या पाठक को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो उस वो तात्कालिकता तो उसमें होती है, लेकिन उस एक स्थायित्व तो नहीं होता जो लंबे समय तक हमारे मन पर उसकी छाप छूट जाती हो। तो पहले तो मैं कविता की जो वर्तमान चिंता है उसको लेकर के संक्षेप में अपनी बात ये कहना चाहता था। अब मैं आता हूँ कि कविता को किस रूप में मैं ग्रहण करता हूँ। मेरे लिए कविता क्या है? तो कविता निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया उस तरह की प्रक्रिया नहीं है जिसमें क्रम हो कि सबसे पहले हमने कथ्य को ग्रहण कर लिया, फिर इसके बाद उसमें हमने कुछ शब्दों की तलाश की, फिर और भी हमने कुछ उपकरणों का प्रयोग किया, एक फार्मूला डाला और कविता बन गई। ये प्रक्रिया मोनोलिथिक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात जिसमें कि सभी सभी कुछ एक साथ होता है। है। एक साथ होता है, बिल्कुल बिल्कुल। जहां पर आप कथ्य का ग्रहण या कंटेंट का ग्रहण करते हैं, ये कंटेंट संवेदना है और उसी समय शब्द भी उपजता है, क्योंकि उसके लिए कभी उसी प्रक्रिया में ही शब्द भी खोज रहा होता है और उसे उसे व्यक्त भी कर रहा होता है, एक शिल्प में भी ढाल रहा होता है। तो दूसरे और कला रूपों से कविता इस रूप में भी भिन्न है, क्योंकि वो मोनोलिथिक आर्ट फॉर्म है। अब ये कह सकते हैं कि ये कंटेंट और कथ्य क्या है जो कविता का रूप धारण करता है। ये निश्चित रूप से संवेदना है और ये संवेदना हम किसी दृश्य से ग्रहण करते हैं, किसी भाव से ग्रहण करते हैं, किसी परिस्थिति से ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या हर दृश्य, हर भाव, हर परिस्थिति संवेदना के रूप में हमारे पास आते हैं, या वो किसी हर इस तरह की कंटेंट को हम कविता का रूप दे सकते हैं? सवाल है कि, या उसका उत्तर है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कवि निरंतर लिख रहा होता और जाने कितने एक कवि अपने जीवन में हजारों कितनी कविताएं लिख चुका होता। तो हमें हर भाव प्रभावित नहीं करते हैं, हर दृश्य हमें प्रभावित नहीं करते हैं, हर परिस्थिति हमें उद्वेलित नहीं करती है। हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसमें कवि उद्वेलित होता है, संवेदना उसके अंदर जागती है, इसके बाद ही वो लिखने के लिए तत्पर होता है। लेकिन कवि किस रूप में भिन्न है? उसकी कविता क्यों लोगों के पास पहुंच जाती है? उसका क्या कारण है कि वह एक जो आम आदमी है, चाहे वो दृश्य का ग्रहण करता हो, चाहे भाव या परिस्थिति से प्रभावित होता हो, वो किस मामले में उसे
अलग हो जाता है। तो इसका सीधा सा उत्तर जो मेरे मस्तिष्क में आता है, वो ये है कि ग्रहण करने की जो क्षमता है और जो गहराई है, जो संकुलता है, वो आम आदमी से एक कवि की अलग होती है। एक आम आदमी कभी भी हमेशा कवि नहीं होता, वो हमेशा तो एक आम आदमी ही होता है, लेकिन जब वो एक कवि के रूप में किसी भाव का ग्रहण करता है, तो उस दृश्य में, उस घटना में, उस परिस्थिति में जो चीजें प्रभावित कर रही हैं उसको, उसका एक तरह से चयन भी करता है और फिर कहीं जाकर के उसको शब्दों का रूप देता है। क्योंकि आप पूरी परिस्थिति का चित्रण अगर करेंगे तो हो सकता है कि समाजशास्त्री हो जाएं या इतिहास से संबंधित कोई बात हो तो आप इतिहासकार हो सकते हैं। लेकिन कभी न केवल सिर्फ समाजशास्त्री नहीं होता, केवल इतिहासकार नहीं होता, इसके बावजूद कि ये वह एक साथ सब कुछ होता है। लेकिन वह जिस भाव को, जिस रूप का ग्रहण करता है, उसमें वो क्षमता होती है कि लोगों तक सीधे पहुंच जाए। अभी कविता तो लिख ली गई, लेकिन कविता लिख लेने के बाद, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कविता देर तक प्रभाव कैसे छोड़ती है या उसकी गूंजें और अनुगूंजें कैसे देर तक बनी रहती हैं। तो उसका एक उत्तर जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि कविता में तनाव तत्व कितना है। ये तनाव तत्व क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कविता के लिए। ये तनाव दरअसल नाटक से लिया गया है, जिसे कविता की आलोचना के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। कविता में नाटक में दो विपरीत भावों को साथ में रखा जाता है। जैसे किसी निरपराध के साथ अत्याचार किया जा रहा है, किसी ईमानदार व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मन हमारा उद्वेलित हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो जो भावक है, जो दृश्य को देख रहा है, उसके मन में एक तनाव ये पैदा होता है कि क्यों नहीं इस परिस्थिति को दूर करने के लिए कुछ प्रयास हो। तो एक नायक आता है और वो इस तरह के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको समाप्त करने के लिए संघर्ष करता है। ठीक यही स्थिति कवि अपनी कविता में करता है, जिसमें दो विपरीत भाव, एक आदर्श की स्थिति हो सकती है, एक नैतिक स्थिति हो सकती है, उसके मन में प्रतिमान की तरह उपस्थित रहती है और एक वस्तु स्थिति है जिससे कि हम परेशान होते हैं। तो ये तनाव तत्व जब कविता में आता है तो देर तक पाठक को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और पाठक भी उससे जूझता है। ऐसा नहीं कि कवि तक वो सीमित हो जाती है, उसका एक रेजोनेंस हम पाठकों में भी देखते हैं। तो ये तत्व जो तनाव का तत्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा दूसरा तत्व जिसको हम इंटेंसिटी कह सकते हैं, संघनन। जी। अगर हम अपने भावों को बहुत अधिक डाइल्यूट कर देते हैं, आ, अगर हमारी कविता अखबारू कविता बन जाती है या चलताऊ कविता बन जाती है, तो वो जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ करके एक जगह रख देते हैं और ये प्रक्रिया तो रोज ही होती है, या आम बोलचाल की भाषा में तमाम शब्दों के आदान प्रदान भी होते हैं, लेकिन हम कितना याद करते हैं। तो उससे अलग कविता की अपनी भाषा क्या है।
कविता की अपनी लय क्या है? वो यही है कि उसमें एक तरह की इंटेंसिटी होती है। ये इंटेंसिटी क्या है? कहाँ से पैदा होती है? ये इंटेंसिटी सबसे पहले तो जो संवेदना का ग्रहण है उसी से पैदा होती है। किस रूप में करते हैं? कवि स्वयं उससे कितना अधिक प्रभावित है। उसके विपरीत अगर हम देखें तो तमाम कवि ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने कहीं टेलीविजन पर कोई दृश्य दिखा, अखबार में पढ़ा, किसी से सुना और कविता लिख डाली। लेकिन वो स्वयं उससे कितने अधिक प्रभावित हैं। या स्वानुभूति, सहानुभूति के भी प्रश्न उठते हैं, लेकिन मैं उसमें बहुत अधिक जाने की कोशिश नहीं करूँगा। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ सवाल या मेरा मुद्दा जो है केवल इस बात को लेकर के है कि कितनी गहराई में कोई भी कवि अ, महसूस कर पाता है, उसी पर निर्भर करता है कि कविता में वो इंटेंसिटी किस मात्रा में आ रही है। तो ये जब इंटेंसिटी होती है, तो कविता लोगों के ऊपर अपनी छाप भी छोड़ती है। और दूसरी बात कि जिसको हम कविता के प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ या तृतीय पाठ भी की भी बात करते हैं, उसके मुद्दे भी आते हैं कि कविता हम जो पहली बार पढ़ लेते हैं और जितना हमने ग्रहण किया वो अलग होता है। अच्छी कविता है कि आप जितनी बार पढ़ो कुछ नई बातें उसमें मिलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटेंसिटी है। और क्योंकि कविता एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसे बहुत विस्तार नहीं दे सकते हैं, तो हम कुछ शब्दों के प्रयोग के माध्यम से ही अपनी बात को कहना चाहते हैं। और ये जो कुछ शब्द हैं, अपने बीच में बहुत सारा स्पेस छोड़ देते हैं, बहुत सारी जगह छोड़ देते हैं। और इस जगह में कोई भी भावक, पाठक, श्रोता अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से वो रचनाएँ करता है। तो इस तरह से उसके मन पर एक छाप पड़ती है। एक गज़ल में किसी ने अपनी शेर में कि एक शेर में इस बात को कहा है कि गज़ल यूँ ही नहीं बनती, जब जिगर का लहू उसमें मिलता है, तब वो गज़ल बनती है। और ये बात कविता के लिए भी लागू होती है कि जब तक वो हृदय से नहीं आती, हृदय की पीड़ा से वो जब तक उसका अ, मतलब आप वेलित नहीं होती है, तब तक वो कविता जो है बन नहीं सकती है। कविता को उसे वलित होना ज़रूरी है। एक मुझे याद आ रही है अफ्रीका की लोक कथा, जो शायद कविता के रूपक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो ये है कि आज के जितने हमारे अ, दर्शक होंगे, उनके लिए भी वो अ, मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। उस अफ्रीकी कथा में ये है कि एक जंगल में कुछ चिड़िया रहती हैं और जंगल जब सूख जाता है, तो उस एक पेड़ पर, जो खास तरह का पेड़ होता है, काँटों से भरा, ये चिड़िया वहाँ पर आती हैं और उस पर नाचती हैं, कूदती हैं, कुछ गाना गाती हैं। लेकिन ये काँटों भरे पेड़ पर, उनकी डालों पर और उनकी टहनियों पर जब ये चिड़िया अपना नृत्य करती हैं, तो वो काँटे उनके शरीर से चुभते हैं और रक्त निकल आता है। वो रक्त की बूंदें उन टहनियों पर, डालों पर चारों तरफ फैल जाती हैं। और उस लोक कथा के अनुसार उस पेड़ पर वही रक्त की बूंदें, जो रक्त की जो कण निकलते हैं, वो फूलों के रूप में, सुर्ख फूलों के रूप में छा जाते हैं। ये कविता के लिए एक रूपक की तरह है। बहुत सुंदर। ठीक उसी तरह से कि जब काँटों पर कोई कवि नाचता है, तब कहीं जाकर के कविता बनती है। और बल्कि एक मीर का शेर भी मुझे इसी प्रसंग में याद आ रहा है,
जिसमें उन्होंने कहा है कि हमको शायर न कहो मीर की, साहब हमने दर्दो गम जमा किए कितने तो दीवान किया। ये इन लोगों के लिए है जो कविता को बहुत आसान विधा समझते हैं। कविता कोई आसान विधा नहीं है, ये कांटों पर नाचने जैसी है। ये जिगर से लहू निकाल करके शब्दों के रूप में देने जैसी है, और ये एक तरह की दीवानगी भी है। अगला एक सवाल आज की कविता के संदर्भ में ये किया जाता है कि आज की कविता आत्मनेपदी हो गई है। यहाँ पर मैं ही मैं है, ये उसका दोष भी कहा जाता है। और दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि कविता तो तभी सार्थक होती है जब उसमें सामाजिकता के तत्व दिखाई पड़ते हैं या वैश्विकता जब उसमें आती है। तो ये प्रश्न बड़ा विचारणीय है कि ये मैं कौन है, और क्या ये दोष वास्तव में सही है कि नहीं है, या फिर जो ये आरोप लगाया जाता है समकालीन कविता पर कि वो स्वकेंद्रित दिखाई पड़ती है, वो किस सीमा तक सही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मैं नितांत मैं नहीं है। ये मैं परिवार भी है, ये मैं समाज भी है, ये मैं विश्व भी है। और आज के परिदृश्य में अगर देखें तो ये ग्लोबल मैं है। हम ना तो अपने परिवार से अप्रभावित हैं, ना अपने समाज से अप्रभावित हैं, और जो कुछ घटित हो रहा है देश में, दुनिया में, वो सब हमारे ऊपर गहरा असर छोड़ता है। तो मैं को हम नितांत मैं के रूप में नहीं देख सकते हैं। हाँ, ये सवाल जरूर है कि इस मैं का विस्तार करना कितना हो सकता है, ये कवि की क्षमता पर निर्भर करता है। जैन साहब, मैं अभी कंटिन्यू करूं या फिर अभी कंक्लूड करूं? नहीं नहीं, आप बोलिए सर। अच्छा, ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, आप जो बता रहे हैं। इस क्योंकि तरह की चीजें कवियों क्योंकि के लिए मुझे बहुत बीच जरूरी है। में मुझे ये महसूस हो रहा था शायद मुझे समय का पता नहीं होगा जब मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप समय ज्यादा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। क्योंकि उपयोगी बात आप कर रहे हैं जी। जी। तो एक तरह से देखा जाए तो आलोचक के लिए भी एक बड़ा प्रतिमान सामने रहता है कि उस मैं में कितनी सामाजिकता सम्मिलित है या कितना उसकी वैश्विकता है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैं जो है नितांत मैं नहीं होता है। लेकिन ये बात अलग है कि आज की दुनिया में कंपार्टमेंटलाइजेशन हर जगह किया जा रहा है। जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, या फिर जाति विमर्श भी अब सामने आ रहे हैं। अभी तो जनजातियों का भी विमर्श शुरू हो गया है, और वहां पर भी प्रश्न वही उठते हैं कि अनुभूति की सच्चाई कितनी है, कितनी ईमानदारी है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एक कवि ट्रांसेंडेंट करता है, वो केवल अपने तक सीमित नहीं होता है। वो एक ही साथ दार्शनिक भी होता है, विचारक भी होता है, और ऐसा नहीं है कि दूसरों की जो स्थिति है उससे पूरी तरह से अप्रभावित रहता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन एक तरह की राजनीति हो सकती है। कविता को मुझे नहीं लगता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, छोटे छोटे विमर्शों में बांट करके देखने की जरूरत है। मैं इस मत का हूं कि कविता अपने आप में कविता है, क्योंकि वो संवेदना से उपजती है, और ये संवेदना किसी संकीर्ण दृष्टि से नहीं आती है। एक कवि, कोई भी कवि होगा ना, उसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूंजी का समर्थक हो सकता है। हर कवि प्रथम रूप से, प्राथमिक तौर से, प्राइमरी उसकी क्वालिफिकेशन उसकी यही होती है कि वो जितने भी दलित हैं, कुचले हुए लोग हैं, जितने वंचित हैं, उनके पक्ष में खड़ा होता है। वरना वो कभी नहीं हो सकता। उसको एक सिरे से
खारिज कर देने की जरूरत है। अब मैं कविता के रूप पक्ष पर छोटी बात करना चाहूंगा। वर्तमान में जिस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, प्रश्न उठता है क्या उसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत है, या जिस तरह से लिखी जा रही वो ठीक है। तो एक प्रश्न जो लगातार लोगों को मथता रहता है कि कविता को लोगों के बीच में जाना चाहिए, वो कुछ लोगों तक सीमित रहती है तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। ये भी सही है कि जितने भी और विषय हैं ह्यूमैनिटीज के, उनकी पहुंच एक सीमा तक होती है, लेकिन कविता उन सभी सीमाओं को तोड़ती है। तो शिल्प को लेकर के ये सवाल लोगों के मन में आते हैं कि कविता में क्या लय की उपस्थिति या लय छंदों की वापसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं फिर से एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक लय की बात है, लय को छोड़ करके कविता का कोई भी स्वरूप नहीं हो सकता है। यही लय ही है जो जीवन के तारों को आपस में जोड़ती है, और अलग अलग करके तोड़ तोड़ करके किसी भी रूप को देखा नहीं जा सकता है। रही बात छंदों की वापसी की, तो मुझे लगता है कि आज की कविता को छंद मुक्त कविता तो वैसे भी नहीं कहा जाता है, उसे मुक्त छंद की कविताएं कहा जाता है। तो संप्रेषण उसके लिए एक चुनौती है। उसे किस रूप में लगातार अपने को संवारना है, किस तरह से अपने को बदलना है, ये देखने की बात है। हाँ, ये जरूर है कि जब साहित्य के या काव्य के आलोचक हैं तो उन्होंने कुछ प्रतिमानों को रखने की कोशिश किया, लेकिन क्या वो प्रतिमान हर समय के लिए रूढ़ हो गए? दरअसल देखा जाए तो कोई भी चीज रूढ़ तो नहीं होनी चाहिए, उसे हमेशा प्रवाह की तरह होना चाहिए, हमेशा बहते रहना चाहिए, और समय और परिस्थिति के अनुसार जितनी उसमें बदलाव की आवश्यकता है वो बदलाव भी उसमें आने चाहिए। रूढ़ केवल इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारे अंदर हमारे जो कुछ पूर्वज हैं उनके प्रति भक्ति भाव पैदा हो जाता है। बिल्कुल। जबकि कविता दूसरे जितने भी विषय हैं उनकी तरह ही सवाल करना पसंद करती है, और सवाल करना, संदेह भी करना। संदेह इसलिए क्योंकि हर बात एक काल, एक देश में कही गई है, और देश और काल दोनों बदलते हैं, मूल्यों में भी इसी तरह से परिवर्तन आता है। अगर हम समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलते हैं तो रूढ़ के पैदा हो जाने का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज का जो कवि है उसको ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से हम अपने को नए रूपों में प्रस्तुत करें, जिससे समाज में आम आदमी से, आम पाठक वर्ग से उसका नाता टूटा हुआ लंबे समय तक न रहे। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि कविताओं में लय की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। कुछ कविताओं को आज की कुछ कविताओं को पढ़ते हुए मैं बहुत ही आसान्वित होता हूँ, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि आज के करीब 30 साल या 25 साल पहले की जो कविताएं लिखी जा रही थी, ठीक उसी तरह की कविताएं 21वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में नहीं लिखी जा रही हैं। उनका रूप कुछ भिन्न है। वहां पर ये देखा जा सकता है कि कविताओं के प्रस्तुतिकरण के लिए तमाम तरह के बिंबों और रूपकों का भी सहारा लिया जाता है।
और ये कविता की रिचनेस को बढ़ाता है और उसकी ग्राह्यता को, संप्रेषणीयता को भी एक नया रूप देता है। तो इसलिए मैं आज की कविता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ और हमेशा ये प्रश्न तो रहेगा ही कि अच्छी कविता, औसत दर्जे की कविता या घटिया दर्जे की कविता कौन-सी है, ये तो अलग होती रहे और ये काम समय स्वयं करता रहता है। जैसे सूप जितना भी पहिया है उसको निकाल कर के बाहर कर देता है, उसी तरह से समय, समय जितनी भी थोथी चीज़ें हैं, उन सबको बाहर कर देगा और जो जिसमें कुछ गहराई है, जिसमें कुछ वज़न है, वो बचा रहेगा। लेकिन लोग कविता पढ़ रहे हैं, कविता सुनी जा रही है, कविता की कितनी-कितनी किताबें हर साल छप रही हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि कविता हमारे बीच में ज़िंदा है और पश्चिम के कुछ विचारकों ने जब ये कहा कि कविता की मृत्यु हो गई है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा उत्तर भी है कि कविता की कभी मृत्यु नहीं हो सकती है, बल्कि कविता हमेशा हमारे बीच में सार्थक रहेगी। अब आज की जो कविताएँ पढ़ी गई, उन पर भी संक्षिप्त टिप्पणी मैं केवल करना चाहूँगा। सुभाष राय जी ने कई छोटी-छोटी कविताएँ पढ़ी और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उस कम शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बड़ी बातें कहते हैं। जैसे माँ कविता में उन्होंने कहा कि प्रेम की भाषा आँसू है, करुणा है और जयशंकर प्रसाद ने भी कभी कहा था, जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में बदली सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। माँ जब बहुत खुश होती थी तब वो रोती थी, माँ बहुत बहुत प्रसन्न होती थी तब भी रोती थी। तो माँ का जो रूप है ममत्व है, ममत्व वही प्रेम है और प्रेम हमेशा जब व्यक्त होता है तो वो आंसू के रूप में ही हमारे सामने आता है। एक और कविता राय साहब ने पढ़ी, चिट्ठियां, और ये कविता बहुत प्रभावित करती है। जब वो कहते हैं कि उन्होंने चिट्ठियां लिखी और इतनी चिट्ठियां लिखी कि चिट्ठियों से घर भर गया और उसके अंदर जगह ही नहीं बची, तो उनको बाहर आना पड़ा। लेकिन जिसके लिए चिट्ठियां लिख रहे थे उसका उनके पास पता ही नहीं था। तो कह रहे थे कि उसका पता मिले तो वो अंदर जाए। तो कितनी मार्मिक तरीके से उन्होंने अपनी बात को कहने की कोशिश किया है। हम लोग जब राय साहब से चर्चा कर रहे थे तो तंत्र से जो उनका जुड़ाव था उस पर भी संक्षिप्त चर्चा हुई। तंत्र एक तरह का विज्ञान है। ये हमारे आत्मा की जो शक्ति है उसको पहचानने का एक विज्ञान है। उसमें हम जैसे कई बार होता है ना कि हम स्वयं भी एक तो अपनी रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन किसी दिन अगर हम शांत होकर के किसी स्थान पर बैठ जाते हैं और आत्मचिंतन करने लगते हैं, तो तमाम ऐसे तत्व सामने आते हैं जो हमेशा हमारे सामने जो हमारा हमेशा हमारे सामने नहीं होते हैं। तो साधना भी ठीक इसी तरह की है, वो चाहे तंत्र की साधना हो, वामपंथी साधना हो या किसी तरह की साधना हो। ये साधना प्रकाश देती है और ये प्रकाश बाहर के प्रकाश से भिन्न होता है। जब ये अंदर का प्रकाश होता है तब तमाम दीवारें टूटने लगती हैं और तब ये भी महसूस होने लगता है कि जिसे हम दूसरा समझते थे, पराया समझते थे, वो सचमुच में न तो पराया है न दूसरा है, बल्कि एक ही तत्व का प्रकाश है। कुछ छोटी छोटी और भी कविताएं उन्होंने
पढ़ी जिसमें एक आँखों की भाषा मुझे अच्छी लगी, जिसमें वो कहते हैं कि जुबानें अलग-अलग हो सकती हैं सारी दुनिया में, पर एक होती है आँखों की भाषा। ये आँखों की भाषा क्या है? यही संवेदना की भाषा है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना। आप किसी पशु से मिलिए, उससे प्यार करिए। किसी चिड़िया को कभी आप दुलार दीजिए, वो चिड़िया भी इस भाषा को समझती है। ये प्रेम की भाषा है जो आँखों के माध्यम से भी व्यक्त होती है और इसी से ही प्रेम का इज़हार भी किया जाता है। वरना आप डंडे लेकर के किसी के सामने खड़े हो जाइए, तो आपसे दूर ही भागेगा। उससे कभी भी जुड़ाव नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि रक्षा में वो आपके ऊपर भी आक्रमण करे। लेकिन जैसे सिंह जैसा हिंसक प्राणी भी प्रेम की भाषा के बस में आकर के वो इस तरह से आपकी गोद के पास बैठ जाता है जैसे कोई शिशु हो। तो ईश्वर भी ठीक उसी तरह से प्रेम के बस में आता है। किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये उसने सृष्टि में अपना एक नियम बनाया है जिसका स्वयं वो उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है, तब वो नियम को बदलता है। जैसे कृष्ण के बारे में भी कहा गया कि महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, केवल सारथी का ही काम करते रहेंगे। लेकिन भीष्म ने अपने आप को ये चुनौती दी कि आज मैं हरिसों अस्त्र ग्रहीण हूँ। आज वो कृष्ण के प्रति प्रेम था, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि मेरा प्रेम जो कृष्ण के प्रति है, वो कृष्ण के नियम से बड़ा है। और अंततोगत्वा वही हुआ कि अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने स्वयं अस्त्र उठा लिया। दीदारगंज की यक्षिणी की जो कविताएं असीमा भट्ट की हैं, वो देखा जाए तो पुरुष और स्त्री के संबंधों पर भी प्रकाश डालती हैं और एक तीखा व्यंग भी है। हम दैहिकता से या ये कह सकते हैं कि इन्फेचुएशन, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है, किसी स्त्री से जोड़ते हैं। लेकिन ये इन्फेचुएशन जैसा होता है कि स्थायी नहीं होता। धीरे धीरे वो भाप की तरह उड़ने लगता है और फिर जो बचता है वो यथार्थ होता है। लेकिन प्रेम, करुणा, नैतिकता, ये सब ऐसे तत्व हैं जो हमेशा रहते हैं। और किसी आत्मा की उदात्तता या किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता का जो पैमाना है वो इसी बात से है कि जब शरीर नहीं हो, विकृत हो जाए, जब आर्थिक समृद्धि क्षीण हो जाए, तो क्या बचता है? वय का भी सवाल है। जब यौवनावस्था ढल जाए, तो जो बचता है वो प्रेम ही है। और ये प्रेम अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है और कोई भी मूल्य नहीं है। अस्थायित्व है तो सिर्फ प्रेम का है। मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ प्रशांत जी आपको, और उसके साथ अपना धन्यवाद ज्ञापन भी कर रहा हूँ कि आपने मुझे भी आज के इस कार्यक्रम में कुछ बोलने का अवसर दिया। अपनी बात टूटे-फूटे तरीके से जिस तरह से मैं कह सकता था मैंने कही। और आशा है कि जो इसमें त्रुटियां रह गई होंगी उसको आप ध्यान नहीं देंगे। और मैं सभी आज के दोनों कवियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छी कविताएं पढ़ी। असीमा जी ने तो वो किसी वजह से नहीं जुड़ पाई, लेकिन उनकी कविताओं से हम जुड़ पाए। और सुभाष राय जी यद्यपि भ्रमण पर हैं, लेकिन उन्होंने समय निकाल करके जिस तरह से अ, अपनी कविताओं से हमें रूबरू कराया, उनकी गूंज हमारे मन में एक लंबे समय तक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत आभार
आदरणीय अनिल मिश्र जी, तो आपका बड़प्पन है कि आप छोटी मोटी त्रुटियों को क्षमा करने की बात कह रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि कविता की रचना पर और उसके प्रतिमानों पर जो इतना सारगर्भित, इतने कम शब्दों में आपने बहुत सारी चीजें कवर की, और ये आज के कवियों के लिए सुनने लायक है। इसलिए मैं चाहता था कि पूरे विस्तार में आप जाएं। समय की सीमा जैसी कोई चीज नहीं है, ये कोई टेलीविजन का कोई प्रोग्राम तो है नहीं। जिसको सुनना होगा 2 बार में सुनेगा, 3 बार में सुनेगा, जैसा समय मिलेगा। लेकिन आपने एक तरह से बहुत ही वैल्यू एडिशन किया है अपने इस वक्तव्य के द्वारा, खासतौर पे ऐसे समय में जब फेसबुक पर, अब मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ, मैं कहूँगा मास प्रोडक्शन हो रहा है कविता का। और एक टर्नओवर शब्द भी शायद हम लोग यूज कर सकते हैं कि भोपाल का क्या टर्नओवर है, किताबें कितनी निकल रही हैं, या इलाहाबाद का या दिल्ली का क्या टर्नओवर है। बिल्कुल बिल्कुल और क्वांटिटी बिल्कुल बहुत ज्यादा होगी जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है, क्वालिटी के लिए क्या जरूरी है ये आपने बताया। और नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर की मृत्यु हो गई, लेकिन अमेरिका यूरोप से लेके भारत तक ईश्वर राजनीति के केंद्र में आ गया। इसी और मैं ये रोकते हुए थोड़ा सा आपको जी जी कहूंगा कि ठीक है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट हुआ करते थे, जी जी कांट। और इमैनुअल कांट ने तत्व मीमांसा में तत्व मीमांसा के लिए कहा कि तत्व मीमांसा तभी की जा सकती है जबकि हम अपने ज्ञान की सीमाओं की मीमांसा कर लें। तो ज्ञान की सीमाओं की मीमांसा करते हुए उन्होंने कहा था कि जिनके संवेदन उठते हैं, उत्थापित होते हैं, उन्हीं का हम ग्रहण कर सकते हैं। जिनके संवेदन नहीं प्राप्त होते, वो हमारे ज्ञान के विषय नहीं बन सकते हैं। सीमा के बाहर। इस तरह से उन्होंने ईश्वर और आत्मा के बारे में कहा कि उसका कोई भी संवेदन हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम ईश्वर और आत्मा के बारे में नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कांट को माना जाता था कि वो अनीश्वरवादी है। लेकिन एक दिन कांट का नौकर बहुत दुखी था, और इमैनुअल कांट ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। तो उन्होंने लिखा कि उसे ईश्वर की जरूरत है। तो ईश्वर की जरूरत भावात्मक तरीके से है, उसका संवेदन और ज्ञान जिस रूप में हम जानते हैं उस रूप में नहीं हो पाता। नहीं, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि संवेदना की एक सीमा है और ज्ञान की भी वही सीमा बन जाती है। अब जैसे आज हम देखते हैं कि सारा जीवन जो है हाइड्रोकार्बन पर टिका हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि दूसरे ग्रहों पे नाइट्रोजन बेस्ड लाइफ भी हो सकती है। जो आज का यहाँ 2 हाथ 2 पैर और एक चेहरा या इस तरह का, कोई जरूरी नहीं है कि जीवन इसी रूप में हो दूसरे ग्रहों पर। हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको लगता है कि ऐसा है। तो ये तो कांट की बात बहुत लॉजिकल लगती है जिसका जिक्र आपने किया। अच्छा, फिर एक आपने बताया कि कविता की मृत्यु की भी घोषणा कर दी। अगर ऐसा होता तो इतनी भारी संख्या में कविताएं नहीं लिखी जाती। बस यही है कि उन कविताओं में प्राण भरने की जरूरत है। कविताएं एक जीवंत हो, और उसके लिए आपने जो शिल्प है, कथ्य है, जो उसमें निहित लय जो होना चाहिए, इन सारे लय को आपने बहुत महत्व दिया है। और इसीलिए छंद मुक्त और मुक्त छंद, ये जो 2 अलग अलग शब्द हैं बेसिकली, अगर ध्यान न दें तो लोग एक जैसा समझ सकते हैं। तो मुक्त छंद जो है सही शब्द है जहाँ तक, जैसा आपने बताया। और अगर कविता हम चाहते हैं कि अनुनादित हो दूसरों के जहन में, हमारा लिखा हुआ, या रेजोनेंस अगर उसका हो, तो उसके लिए एक इंटेंसिटी उसमें जरूरी है। तनाव वाला जो तत्व है वो उसमें जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि संघनित किया जाए अपने भावों को, कंडेंसेशन जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, और उस संघनन से ही इंटेंसिटी आएगी। संवेदना तो आप कह ही चुके हैं कि कविता का मूल तत्व है, या एक फाउंडेशन है बेसिकली। तो सर, ये जो है बड़ा शानदार रहा। ये आज का जो आपका वक्तव्य है ये बहुत उपयोगी है, बहुत ध्यान से सुना जाएगा। और आपका बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ जी दोनों कवियों के लिए प्रति भी, असीमा भट्ट जी हैं और सुभाष राय जी जो हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और इस तरह से जो है ये कार्यक्रम समाप्त होता है।